जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से चैनल एएल क्लासेस में। दोस्तों, हाई कोर्ट से रिलेटेड बहुत से बच्चों की क्वेरीज थी कि साहब वेटिंग लिस्ट कब आएगी, क्या आनी चाहिए, क्या उम्मीद है कुछ आने की। तो इस पर मैंने अब तक कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई पुख्ता समाचार अभी तक नहीं मिले थे। मुझे उम्मीद यही थी, जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि अभी रिट पिटीशन है, उन पर फाइनल डिसीजन आने के बाद वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ सोचा जाएगा। लेकिन अभी स्थिति यह आ गई है कि जो नौकरी लग चुके हैं उनकी भी नौकरी पे तलवार लटक गई। हाईकोर्ट ने आज एक अप्रत्याशित फैसला दिया है, मतलब जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खुद हाईकोर्ट के जो रिक्रूटमेंट सेल थी उसमें भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कोई फैसला आएगा। तो देखो, इसके आधार पर हम सारे जो आपके डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे कि क्या दोबारा मेरिट लिस्ट निकलनी चाहिए, और निकलेगी तो कितने कैंडिडेट की निकलेगी, आखिर क्या रहा इसका फैसला। देखो, इसका 117 पेज का फैसला है हाईकोर्ट का, और मुझे ये पढ़ने में अभी 2 से 3 घंटे लग गए। इसी चक्कर में आपका वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, रात के लगभग 11 बज रहे हैं तब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी। और नौकरी जो लग चुकी, क्या वो नौकरी बचेगी या वो जाएगी, तो इन सारी चीजों के बारे में उस फैसले में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बातें जो आपके काम की है वो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। तो देखो, हाईकोर्ट में हुआ क्या। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया है कि फैक्चुअल बैकड्रॉप लीडिंग टू फील्ड इन द इंस्टेंट रिट पिटीशन, मतलब जो रिट पिटीशन है उसका फैक्चुअल बैकड्रॉप क्या रहा है, क्या उन्होंने लगाया है। तो इन्होंने पूरा स्टेटमेंट बताया है कि भाई ऐसे ऐसे एक वैकेंसी निकली थी, इस डेट को एडवर्टीजमेंट आया था और ऐसे ऐसे एग्जाम हुआ, ये प्रोसेस रहा है एग्जाम का, और एग्जाम इस डेट को कंडक्ट हुआ। उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट निकाली गई और मेरिट लिस्ट में ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल से ज्यादा चली गई। इस चक्कर में बच्चों ने रिट पिटीशन फाइल की है। इसमें मोटा मोटा कंक्लूजन इसका ये है। इसके बाद में हुआ क्या, इसके बाद में सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पिटीशन, मतलब पिटिशनर्स ने जो रिट पिटीशन फाइल की है उसके क्या क्या क्लोज रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है। तो इसमें मोटा मोटा जो हमने देखा, उन्होंने ये कहा है कि साहब ये आर्टिकल जो 14 और 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका सरासर उल्लंघन है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है इसमें। कट ऑफ जो है ओबीसी की, भाई रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से ऊपर नहीं जा सकती। अगर कोई बंदा रिजर्व कैटेगरी का अगर वो डिजर्व करता है तो उसको आपको मेरिट में लेना पड़ेगा, जनरल की कट ऑफ में शामिल करना पड़ेगा। ये मोटे मोटे तौर पर इसमें जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये याचिका दायर की है, उनके वकीलों ने ये कंक्लूजन दिए हैं, 4-5 कंक्लूजन मोटे मोटे दिए गए थे। उसके बाद में हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से भी जवाब दिया था कि साहब ये हमने बिल्कुल सही किया है, अगर कोई कैंडिडेट वाकई योग्य है तो उसको प्रीलिम्स में ना देके, प्रीलिम्स में हमने कैटेगरी वाइज कर दी, लेकिन हम फाइनल कट ऑफ जो फाइनल मेरिट में देंगे उसमें जनरल की कट ऑफ से ऊपर ओबीसी की कट ऑफ नहीं जाएगी, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। इन सब को नकार दिया हाईकोर्ट ने, मतलब हाईकोर्ट की रिक्रूटमेंट सेल ने यह जवाब दिया था, हाईकोर्ट जजेस ने जो फैसला सुनाया है उसमें इन सबको नकार दिया। इसका एनालिसिस क्या रहा, रीजनिंग और कंक्लूजन, मतलब पूरा एनालिसिस किया इन्होंने, उसके बाद में क्या क्या तर्क थे वो सारे लगाए, और कंक्लूजन इसका निष्कर्ष क्या निकाला इसमें, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। जो मेन काम की बातें हैं आपके लिए वो पेज नंबर 116 से शुरू होती है। इसमें एक आ गया है, मतलब जितनी भी पिटिशंस जो लगाई गई है उनको इस आधार पर डिस्पोज ऑफ किया जाता है कि पहली चीज कि साहब रेस्पोंडेंट शेल अंडरटेक एन एक्सरसाइज टू रिवीजन कैटेगरी लिस्ट वाइज इंक्लूडिंग ओपन, कि जो आपने लिस्ट निकाली है वो कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप जनरल की कट ऑफ, पहले जनरल की कट ऑफ डिसाइड कर दीजिए, उसके बाद आपको ओबीसी की डिसाइड करनी पड़ेगी। इसमें आरपीएससी का जो आरएस का वाला जो एग्जाम का लफड़ा था वो भी इन्होंने इसमें दिखाया है। तो पहली चीज तो यही है कि भाई आपको जनरल की कट ऑफ आप पहले निकालिए, उसके बाद में ओबीसी की आएगी, यानी कि ये कट ऑफ इससे ज्यादा कभी नहीं जा सकती। पहली चीज तो इन्होंने ये कही है। आफ्टर ड्रॉइंग द ओपन कैटेगरी द लिस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव रिजर्व कैंडिडेट शैल बी ड्रॉन, मतलब ये दोबारा बननी चाहिए, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट था, मतलब मोटे मोटे तौर पर बातें यही है। देखो, इसमें हुआ ये था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, 10-12 पिटिशनर्स ऐसे थे जिनको पहले अलाउ कर दिया था, वो सीटें रिजर्व रख दी थी इन्होंने। तो इसने ये कहा है कि अगर उनका टाइपिंग टेस्ट हो गया है और अगर वो टाइपिंग टेस्ट एलिजिबल, जो उन्होंने एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है अगर उसको फुलफिल कर लिया है तो उनको आप ज्वाइनिंग दीजिए, ठीक है। और जो अगला
Those who have been not been allowed in provision typing test, they will be entitled to appear in the test for purpose shall be typing test on computer such candidate subject to the having obtains minimum qualification marks in the टाइपिंग टेस्ट। हाँ, अगर उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो आपने क्राइटेरिया तय किया है, मतलब मोटा मोटा आइडिया वही है कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए उनको बुलाना है, सीधी सी बात अपन तो ये कह सकते हैं। बाकी इसमें जो आपके काम का था, ये देखो, ये यहां लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई द मेरिट लिस्ट इन द ओपन जनरल कैटेगरी एंड द रेस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी शैल बी रीवर्क्ड, मतलब वो दोबारा आएगी, दोबारा आपको उस पर काम करना पड़ेगा। इफ द पेटिशनर आर इंक्लूड आइदर इन द ओपन कैटेगरी लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट दे शैल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट लेटर अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी, मतलब अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बंदा जनरल कैटेगरी की पोस्ट के लिए रिजर्व करता है तो उसको आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू विद द कंडीशन दैट दे विल फुलफिलिंग ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स, मतलब वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता हो। सिमिलरली दोज पिटिशनर्स हु हैव बीन एबल टू सिक्योर अ प्लेस इन मेरिट लिस्ट देयर वुड फंड अपॉइंटमेंट लेटर अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव, हाँ, मतलब वो सारी फुलफिल कंडीशंस अगर करता हो। एक चीज इसमें और ये थी मेन बात कि भाई अगर कोई कैंडिडेट है, मान लीजिए वो ओबीसी का है, ओबीसी में एज का एक बेनिफिट मिलता है, अगर उसने एज का बेनिफिट लिया है तो वो ओबीसी कैटेगरी में ही रिजर्व रहेगा। इसने ये भी कहा है कि अगर उसने कोई बेनिफिट नहीं लिया है तो वो अपनी खुद की कैटेगरी में न रह के और उससे जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाएगा, इस पर दोबारा मेरिट लिस्ट बनेगी। और एक चीज इसने जो कही है यहां पर वो ये कही है कि भाई इफ गोज विदाउट सेइंग दैट अंडरटेकिंग, हाँ, मतलब जो भाई ये तो दिखती सी बात है कि जो एडवर्टीजमेंट में कहा गया है वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो होगी। अब यहां से जो मेन चीज आती है कि भाई जो बेचारे नौकरी लग चुके उनके तलवार लटकी हुई है गर्दन पे, कैसे लटकी हुई है इसको आप ध्यान से पढ़ो। इफ नो वैकेंट पोस्ट आर अवेलेबल, मतलब अगर कोई भी खाली पोस्ट आपके पास नहीं है, लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट, मतलब जो कम पात्र अभ्यर्थी है, मतलब ओबीसी वाले कैंडिडेट के नंबर ज्यादा आए हैं, 230 नंबर आए हैं, मान लीजिए आपने 196 वाले को ज्वाइनिंग दे दी जो कि उससे कम पात्र था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हु हैव बीन अपॉइंटेड इन ओपन कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी एज द केस में बी, अगर ऐसा कोई केस है जिसमें आपने कम पात्र अभ्यर्थी को ज्यादा पात्र अभ्यर्थी की जगह तवज्जो दे दी, यानी कि जिसके 196 नंबर थे उसको 196 को ले लिया आपने, सेलेक्ट कर लिया, जिसके 230 है उसको आपने नहीं लिया और ऐसे को आपने ज्वाइनिंग दे दी, तो आप क्या करोगे, आर रिक्वायर्ड टू बी टर्मिनेटेड, मतलब उनकी सर्विस आप समाप्त कर दीजिए। ये साफ साफ इन्होंने लिखा है। और जो इसका पहले जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ था कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रभावित किया जा सकता है जब वो जो रिट लगी हुई है उस पिटीशन के आधार पर। तो यहां इन्होंने साफ साफ कह दिया दोबारा मेरिट लिस्ट बनेगी, दोबारा उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब कितने लोगों का होगा, कितनों का नहीं होगा, हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि भाई हमने जब हियरिंग शुरू की थी उस समय आपने अपॉइंटमेंट नहीं दी थी और उस समय रिजर्व रखा था हमने, ये सारी बातें इन्होंने कह दी। अब मेन बात यह है कि साहब इसमें एक तो जो जिन्होंने याचिका लगाई है क्या वही अप्लाई होंगे, केवल उन्हीं को टाइपिंग के लिए अप्लाई किया जाएगा या सारे कैंडिडेट जिन जिन के नंबर ज्यादा हैं जनरल से, भाई जनरल से जिन के ज्यादा हैं ओबीसी के, उन सबको अलाउ किया जाएगा। तो देखो वैसे तो इस पर सस्पेंस बना हुआ है, अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन जो हमने जो आइडिया लगाया है वो ये है कि भाई इस रिट पिटीशन में लगभग 755 कैंडिडेट थे, 755 से 60 के बीच में कैंडिडेट थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 18 रिट और आई हुई है, वो 18 रिट अभी तक पेंडिंग है, वो भी इसी में इंक्लूड होंगी। तो यानी कि मान के चलें अपन कि भाई 1700 पोस्ट की आपकी भर्ती थी और इसमें लगभग 700-800 कैंडिडेट तो ये आ चुके, तो भाई इस बात की ज्यादा संभावना है कि बजाय दोबारा ही इसका रिजल्ट जो है वो दोबारा डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, जितने भी लोग नौकरी लग चुके अगर उनके अच्छे खासे नंबर है तो उनकी नौकरी सिक्योर रहेगी, बाकी अगर नंबर कम है तो भाई नौकरी पे खतरा आपके जरूर है। और उन्होंने साफ साफ लिखा था कि 2 साल का जो प्रोबेशन है इसमें आपको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। तो आप लोग भी मैं
मुझे कहना तो नहीं चाहिए ये, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ये भाई, किसी की नौकरी बड़ी मुश्किल से लगती है और वो चली जाए तो बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर भी अभी इंतजार कीजिए आप कि भाई याचिकाकर्ताओं का फैसला आता है कि भाई जिन्होंने रिट लगाई है उनको ही अलाउ करेंगे या सबको अलाउ करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इस पूरे फैसले में 2-3 जगह ऐसा लिखा हुआ है कि ये इलीगल है। मतलब अगर ये लीगल ही नहीं है, आपने कानून के विरुद्ध काम किया है, आपने संविधान के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन किया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि सभी जो कैंडिडेट थे जिनके ओबीसी कैटेगरी में जो बिलोंग करते थे और उनके नंबर ज्यादा थे, तो मुझे यह लगता है कि सभी कैंडिडेट को इसमें दोबारा अप्लाई करवाएंगे, दोबारा मेरिट लिस्ट आएगी उनकी। अच्छा, इस काम में कितने दिन लगेंगे तो मैं आपको बता दूं, इस काम में वैसे तो 4 से 5 दिन का प्रोसेस होगा कि भाई जो चीफ जस्टिस महोदय हैं हमारे, उनके पास ये फाइल जाएगी, फिर वो बताएंगे। और जो 2 जजेस की जो बेंच है जिन्होंने फैसला दिया है, एक मनिंदर मोहन जी हैं और एक ये प्रवीर भटनागर जी हैं, ये पूरा बैठकर उसमें एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग बने रहना चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट बातें, काम की बात ही मैं आपको बताता हूं, फर्जी वीडियो बिल्कुल नहीं आएंगे इस पर आपको, ठीक है। तो उम्मीद कीजिए भाई, हम तो दुआ करेंगे कि जिनकी नौकरी लगी हुई है उनकी भी बची रहे, और जो दूसरे बच्चे जिनके नंबर ज्यादा थे, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो वैसे 34 नंबर के आसपास का फर्क था 196 में, और 230 नंबर की जो कट ऑफ है 34 नंबर। अब 34 नंबर इतना बड़ा गैप है कि इसमें हजारों बच्चे मिल जाएंगे इस क्राइटेरिया में। तो कुछ की नौकरी जा भी सकती है, कुछ की बची भी रहेगी। खैर देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा, मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूंगा। बने रहिए आप यहीं पर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।